नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आज जो हमारा एक विशेष सेशन है वह एक सेशन बहुत अहम और वह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो हमारे संविधान या पॉलिटी का एक विशेष महत्व रखता है या आपकी एक पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जो आपकी निजी ज़िंदगी है उसके लिए भी ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या है इसको समझने के लिए आपको दिख रहा होगा। आज जो हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं नागरिकता की, नागरिकता क्या होती है, नागरिकता में किस तरीके से CAA लागू हुआ, CAA आने का क्या कारण था, या कुछ ऐसे होते हैं कि NRI किनको बोलते हैं, OCG नागरिकता क्या होती है, NRI क्या होते हैं, OCG क्या होते हैं, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और एक आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और आपकी तैयारी को और भी, जो आप जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा जोरों शोरों से करने में ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप इन सभी परीक्षाओं के लिए, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं आपकी या जितने भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आपकी जो है तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहला हमारा एक संविधान में भाग होता है वन, उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जिक्र होता है। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब होता है वहाँ पर कि उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों का जिक्र किया गया है। अब उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं फीडबैक कि एक हमारा आर्टिकल होता है, एक। चलिए क्लास को शुरू कर देते, कुछ बता देते हैं शुरू में, क्योंकि ऐसे टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 होता है। 1 में क्या होता है हमारा, संघ और राज्य क्षेत्रों में भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। समझ गए नहीं, भारत राज्यों का एक संघ है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर तो नॉर्मली थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि भाग जो है हम दूसरा भाग की बात कर रहे हैं। अब हमारा आर्टिकल 2 है। देखिए आर्टिकल 2 और एक आर्टिकल 3, इसको लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये क्या होते हैं। तो मैं आपको आज ऐसे इमेजिनिंग सिस्टम से बताऊंगा आपको कि आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। आपको आर्टिकल 2 भी समझ में आ जाएगा और आर्टिकल 3 भी समझ में आ जाएगा। और वो किस तरीके से होगा मैं बताता हूँ। देखिए इसमें भी क्या है, नए राज्यों का निर्माण है। और कहीं कहीं आपको ये भी दिखने मिलता है नए राज्यों का निर्माण, यहाँ भी मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, अब हम कैसे पता करें कि 2 और 3 में अंतर क्या है, 2 और 3 में किस प्रकार का अंतर है। तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि ये हमारा क्या है, भारत। ये हमारा क्या है, भारत। ठीक, हमारा क्या है, भारत। जब भारत के बाहर मान लीजिए भारत के बाहर की कोई भूमि, भारत के बाहर की कोई भी भूमि, यानी कि ये वाली भूमि है और इसमें हमने भारत का अधिकार कर लिया कुछ, तो जब भारत की भूमि के अधिकार क्षेत्र में कोई बाहर का अधिकार क्षेत्र आ जाएगा और उसमें जब हम नए राज्यों का गठन करेंगे, उसमें गठन करेंगे, तो उस जगह पर जो आर्टिकल कौन सा फॉलो होगा, वो होगा हमारा आर्टिकल 2। फिर बात आती है, ये एक भारत है, भारत राज्य है और इसी राज्य में भारत है। अब भारत में ही कोई राज्य है, मान लीजिए ये राज्य है, ये एक राज्य है, इसका ही बंटवारा करके एक राज्य ये बना दिया, एक राज्य बना दिया। जब भारत के अंदर किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन किया जाता है या उस राज्य के कुछ भाग को, या कुछ अंश को अलग करके एक नए राज्य का सृजन किया जाता है, तो हमारा कौन सा आर्टिकल लगता है, 3। तो अब जब भी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को आराम से बता सकते हो कि आर्टिकल 1 में भारत संघ राज्यों का क्षेत्र है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में भारत के बाहर या भारत के अधिकार में आने वाला वह क्षेत्र और उसमें राज्यों का सृजन। ठीक है, उसमें क्या आता है, हमारा आर्टिकल 2 आता है। बस नॉर्मली बता रहा हूँ, अभी हम भाग 1 नहीं बता रहे, अब हम भाग 2 बता रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 में जो भारत के अंदर जो राज्य हैं, भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर जो राज्य हैं, उनके राज्यों का सीमा परिवर्तन, उनके नाम परिवर्तन और उनके भूमि विस्तार को करके एक नए राज्य का सृजन करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों का सृजन करना, ये हमारा किसमें आता है, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 इसमें एक अहम बात है। आर्टिकल 4 इसमें नहीं है, ये भाग 1 की बात है, जो नागरिकता से पहले की बात है। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 4 क्या है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कानून बनाने को कहता है। आर्टिकल 4 बताता है कानून बनाने को, किसको, कानून बनाने को, यानी कि जो आर्टिकल हमारा 2 और 3 काम करेंगे,
आर्टिकल 2 और 3 में राज्यों के निर्माण और नए राज्यों के निर्माण में काम करेंगे, यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, इन्हें एकदम साधारण एवं बहुमत के आधार पर इनको हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये था इससे पहले का थोड़ा सा जिक्र जो मैंने आपको हाईलाइट यहाँ से कर दिया है। चलिए आप अब जो है हम अपने विशेष टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष टॉपिक है। उसको हम क्या करते हैं, हमारा क्या है, यह है नागरिकता। नागरिकता को कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता को क्या कहते हैं, सिटीजनशिप कहते हैं, नागरिक को कहते हैं सिटीजन। ठीक है, पर्सन माने व्यक्ति होता है, या पर्सन को क्या कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, सिटीजन को कहते हैं नागरिक कहते हैं, और माइनॉरिटी आपके सामने जो है ये कहते हैं अल्पसंख्यकों को। चलिए पहले समझ लेते हैं नागरिकता। भाग 2 में है, संविधान के 22 भागों में से भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, और इसमें जो आर्टिकल मेंशन है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि इससे पहले हमने 1 से 4 के आर्टिकलों का जिक्र कर लिया है, अभी बता दिया कि कहाँ तक है। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि इसमें नागरिकता का जिक्र है, अब ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें पहले बात करते हैं कि पर्सन क्या होते हैं। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, पर्सन कहते हैं। अब नागरिकता का मतलब क्या होता है, सिटीजन का क्या मतलब होता है, नागरिक। नागरिकों को जो होता है, क्या होता है, नागरिकों को जो होता है आप समझिए, यानी किसी भी राजनीतिक समुदाय के पूर्व, ठीक है, और समान पद, समान कह सकते हैं, समान पद या सदस्यता को रूप को हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। किसी भी सदस्यता के रूप को नागरिकता कहते हैं। कहते नहीं कि हम आप किस पार्टी के नागरिक हो, आप किस पार्टी के होते हैं, हम किसी देश के नागरिक हैं। हम हमारी सदस्यता जो है अगर भारत की है तो हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम अमेरिका के हैं तो अमेरिका की नागरिकता है। मतलब जहाँ की हमें सदस्यता ग्रहण है हम वहाँ के ही नागरिक कहलाए जाएंगे। अभी मैं केवल इतना बता रहा हूँ आपको समझने मात्र। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं कि क्या होता है मॉनिटरी। मॉनिटरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो भाषा के आधार पर भी हो सकती है, या किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अगर कम हो तो धर्म के आधार पर भी मॉनिटरी जो होती है वो होती है, उनको मॉनिटरी कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। यानी अल्पसंख्यक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर भी मॉनिटरी होती है, जिन लोगों की भाषा अगर पिछड़ी होती है तो उनको हम मॉनिटरी के आधार पर कहते हैं, अल्पसंख्यक बोल देते हैं। या कोई अगर धर्म के मामले में अगर जिनकी संख्या कम होती है तो हम उनको भी क्या करते हैं, मॉनिटरी। जैसे कि जैन हो गए, जैनों की धर्म संख्या मॉनिटरी में आते हैं। ठीक है, मुस्लिम भी मॉनिटरी में आते हैं, जो मुस्लिम जो लोग होते हैं वो भी किस में आते हैं, मॉनिटरी के अंतर्गत आते हैं। इन बातों को समझ गए हैं, इससे आगे की हम बात करते हैं कि क्या कुछ अहम बातें होती हैं, उनको हम समझेंगे। क्या नागरिकता कौन होता है, ये नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिक कौन होता है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी विदेश का व्यक्ति अगर नॉर्मली, अगर कोई विदेश का व्यक्ति अगर नॉर्मली अगर यहाँ पर आए, अगर भारत में आए, ठीक है, तो क्या होगा, समझिए इस बात को। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर भारत का जैसा हम हैं, हम अगर लाल किला देखने के लिए जा रहे हैं, अगर हम लाल किला देखने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमने लाल किला देखने जा रहे हैं तो अगर हमने वहाँ पर उसको देखा तो हमको ये क्या है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, अधिकार नॉर्मली। ठीक है, अगर विदेशी व्यक्ति को आता तो वो भी क्या आया है, देखने के लिए है, वो उस टाइम पर क्या है, उसको भी उसको देखने का उस टाइम अधिकार है। ठीक है, परंतु क्या हुआ कि हमने किसी को मारा पीटा तोड़ा, ठीक है, पता चला कि भारत के किसी व्यक्ति ने मारा पीटा तोड़ा, ठीक है, तो उस पर जो कानून फॉलो होगा वो फॉलो होगा, वो किसका होगा, भारत का। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ अधिकार होते हैं विशेष रूप से जो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, और कुछ अधिकार होते हैं कि जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि जो विदेशी लोग आएंगे, हम ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार देखने के लिए दोनों जा सकते हैं, परंतु क्या नागरिक, क्या विदेशी लोग जो नागरिक नहीं है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ नहीं है नागरिक, क्या वो लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते, राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिनको हम कहते हैं, यानी कि कुछ अधिकार या कुछ कर्तव्य। यानी कि जो नागरिक होते हैं उनको क्या होती है, या तो राइट्स होते हैं या फिर ड्यूटीज होती हैं। राइट मतलब क्या होता है, अधिकार, राइट मतलब क्या होता है, अधिकार, ड्यूटीज मतलब क्या होते हैं, कर्तव्य। क्या होते हैं, कर्तव्य। हम इन बात को बोल सकते हैं, यानी कुछ अधिकार होते हैं या कुछ कर्तव्य होते हैं। समझ गए आप। यानी जो नागरिक होगा, जिस देश का नागरिक होगा, उसको उस देश के कुछ अधिकार होंगे और कुछ उसके कर्तव्य होंगे। ठीक है, मतलब वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, क्या किसी विदेशी को वोट देने का अधिकार होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि भारत का नागरिक तो भारत के होगा, या जिस देश का नागरिक होगा वो उसी देश में उसको वोट देने का अधिकार होगा, हाँ या ना। ठीक, अगर हम कर्तव्य की बात करें, ड्यूटीज की बात करें, तो हमारे क्या कर्तव्य है। ठीक है, हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, क्या विदेशी आदमी को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा, क्या नहीं करेगा, वो अपने यहाँ के ध्वज का सम्मान करेगा, वो अपने यहाँ के ध्वज का सम्मान करेगा। वह सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा, क्योंकि उसको का मतलब हम रखेंगे, क्योंकि हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, समझ गए नहीं। तो इसका मतलब कुछ कर्तव्य होते हैं, जो नागरिक होते हैं उनको कर्तव्य मिलते हैं, और अधिकार होते हैं जो अधिकार, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसको, विदेशी को हो जाएगा, नहीं ना,
भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, उच्च अधिकारी पद पर पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से हम नागरिक को समझ सकते हैं। नागरिक क्या होता है समझ गए हैं आप। अब हम बात करते हैं इसके संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, देखिए इतना बात याद रखिए केवल जितना आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा फालतू के चक्कर में पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता जो है भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। अब हम इन आर्टिकल की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। यानी कि आर्टिकल की हम बात करते हैं आर्टिकल 5। हम किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 5 की बात करते हैं। तो थोड़ा मैं इंक डाल लूँ, इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या है। तो इसमें है, चलो देखते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें संविधान के प्रारंभ से नागरिकता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से, और जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, ये 26 जनवरी से पहले से भी 5 साल से पहले रहा। तो आर्टिकल 5 में आपको आप नोट करते रहना, या क्या नोट करना है आप इन बात को नॉर्मल समझ सकते हो। यानी कि भारतीय संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने से समझ जाओ इस बात को, संविधान लागू होने से नागरिकता। अब लागू करने की बात की मतलब है 26 जनवरी 1950 की बात कही गई है यहाँ पर। 26 जनवरी 1950 की बात की गई, इस बात को याद रखो। ठीक है, या फिर दूसरी बात अगर हम इसमें लिखें तो अगर ए की बात करें तो क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। पहली बात ही होगी, उसका जन्म कहाँ पर हुआ? भारत में। या उसके माता पिता, या बी पार्ट में हम लिख सकते हैं उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसका माता पिता का जन्म जो है भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से, या वह तीसरी पार्ट इसमें क्या आ जाएगा, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों से, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों से वह भारत में रहता हो। तो ये आर्टिकल 5 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या बताता है, और हम समझ लिए एक आर्टिकल की बात करेंगे हम, यहाँ डरने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, देखिए मजा आ जाएगा बिल्कुल टॉपिक में, बिल्कुल धुआं सा हो जाएगा, उड़ जाएगा बिल्कुल इस टॉपिक का। ठीक है, आग लगा दोगे आप इसमें। ठीक है, टॉपिक में बिल्कुल आग लगा दोगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आर्टिकल 5 क्या है, भारतीय संविधान लागू होने से नागरिकता, ये बताता है भारतीय संविधान लागू होने से नागरिकता। ठीक है, इसमें तो 3 क्लोज हम बात कर सकते हैं। एक जो है उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, दूसरा है उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, जैसे हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, हमारा जन्म भी भारत में हुआ है। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद हुआ है। तीसरी बात क्या है, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों से पहले से वह भारत में रहता हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा रहता है तो एक जिक्र बताता है आर्टिकल 5 को। एक एक बात करेंगे, बिल्कुल टॉपिक खत्म, खलास बिल्कुल। यानी कि आज की वीडियो में नागरिकता बिल्कुल समाप्त। ठीक है, उसके बाद किसी भी नोटबुक, किसी भी चीज़ से पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ से मिलेगा एग्जाम में। आप परीक्षा कोई से भी एग्जाम की दे देना, आप SSC GD की दे देना, पुलिस की दे देना, किसी भी चीज़ की देना, या आप सिविल में दे देना, आपको क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 6। क्या आता है आपका? आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 6 आता है। आर्टिकल 6 में किस चीज़ की दी गई? तो आर्टिकल 5 हो गया है यार। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या बताता? आर्टिकल 6 बताता, अगर किसी किताब को पढ़ोगे नॉर्मल तो बताएगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। यानी क्या बताएगा इसमें? क्या बताएगा? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। कुछ लोग इतनी बात याद रखकर अब सोच लेते हैं हमने बहुत महारत हासिल कर लिया। कुछ लोग इतनी ही बात याद रखकर सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिया। ठीक है ना, तो इसमें क्या है ये, परंतु इसमें एक बात है। इसमें क्या है, क्या बात है? इसे हम परमिट कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिट कानून कहते हैं क्या? ठीक है, अब देख लेते हैं क्या। अगर पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं कि 19 जुलाई 1948 की एक डेट है, 1 जुलाई है, एक डेट है, कौन थी वो? है आपकी 19 जुलाई 1948। इस बात को याद रखना, 19 जुलाई 1948 से अगर पहले कोई आदमी 19 जुलाई 1948 से अगर पहले अगर कोई आदमी यहाँ भारत आ गया है तो उसको किसी भी चीज़ की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गया है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है।
परंतु अगर 19 जुलाई 1948 के बाद, यानी अगर दूसरी बात हम यहाँ कर देते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो व्यक्ति आया है, अगर वो व्यक्ति यहाँ आया है, ठीक है, तो उसे 6 महीने यानी किस पर, परमिट के आधार पर 6 महीने के अंदर उसको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाती है। इसी वजह से इस आर्टिकल को हम परमिट आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परमिट आर्टिकल भी कहते हैं। भैया क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइए, परमिट आर्टिकल भी कहते हैं। इस बात को अपने ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिए कि इसको हम क्या कहते हैं, परमिट आर्टिकल भी इसको कहते हैं। समझ गए, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, समझ गए नहीं। पर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता परमिट कानून भी से कहते हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आता है तो उसके परमिट की आवश्यकता नहीं होती, मगर 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर कोई आता है तो परमिट, मतलब ये कैसा परमिट, मान लीजिए अगर आप कहीं बाउंड्री पर हो, कहीं पर अगर भारत आए तो वहाँ पर कुछ लोग तो बैठे होंगे ना आपकी जाँच के लिए, वो भैया कहाँ जा रहे हो, कि यहाँ से जा रहे हैं, तो परमिट दिखाइए आप अपना, ठीक है, तो परमिट देखकर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, परमिट आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है इसको। इसके बाद में हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 7। डेट जरूर याद रखनी है, और ये याद रखना है भारत, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, इतनी बात जरूर याद रखना, ठीक है, डेट याद रखना इसकी। इसके बाद हमारा आर्टिकल है 7। हमारा आर्टिकल क्या है, 7। हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या बताता है, समझिए आर्टिकल 7 क्या बताता है, जल्दी देखिए इसको। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 7 की। इसमें क्या है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी क्या है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, परंतु क्या वो पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं ना। समझिए, अभी इसको मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। इसके ऊपर एक टिप्पणी है, इसकी एक डेट है, क्या, इसकी एक डेट है 1 मार्च 1947, इसकी एक डेट है, इस डेट को याद रखो। मतलब क्या, जैसे बंटवारा हुआ, बंटवारा हुआ, हमारे यहाँ बंटवारे का आधार लोगों को पहले ही पता चल गया बंटवारे हैं, तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई चलो भाई ऐसा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, क्या पता नया राज्य, नया देश बन गया, वो लोग हमारे यहाँ पर हमारी बातों का कुछ ध्यान रहेंगे। मगर हुआ क्या, बहरहाल हुआ क्या, हुआ ये कि वहाँ जब लोग गए तो वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया गया, उनको प्रताड़ित नहीं किया गया, उनकी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा गया, या उनकी जो जितनी भी नीड्स थी उनकी पूरी नहीं की, ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं थी उनको नहीं देखा गया, या उनमें मतभेद रहा गया। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए भारत में आर्टिकल 1 बना दिया कि भारत से पाकिस्तान गए लोग जो हैं उनकी भी नागरिकता बाद में वापस तो आए। अब देखिए, अगर सुबह को गया हुआ घर का कोई व्यक्ति अगर सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट कर अगर आ जाए तो उसको भूला थोड़ा ही कहते हैं, उसको समझदार कहते हैं। यहाँ पे यही बात है कि भारत से पाकिस्तान गए लोग अगर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हैं किंतु वापस आ गए हैं तो 6 मंथ में जो है उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब क्या कि 1947 के बाद, यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया था, कहाँ पर गया था, पाकिस्तान गया था 1 मार्च 1947 को पहले, ठीक है, अगर वहाँ पर वापस गया, मतलब पाकिस्तान गया था, परंतु फिर क्या हो गया इसकी डेट के बाद, यानी कि आ गया, वापस आ गया, और वापस आने के बाद में उसे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में जो है उनकी बातें जो है पूरी तरीके से मतलब मान्य नहीं हो रही हैं, ठीक है, या उनको वहाँ पर अधिकार नहीं मिल रहा, या ऐसा माने चलिए कोई हिंदू भाई है, ठीक है, और वो वहाँ पर गए पाकिस्तान, उन्होंने सोचा कि यार वहाँ पर हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाएगा ऐसे वैसे, परंतु हुआ क्या, उनको वहाँ पर नीड्स पूरी नहीं की गई, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं की गई। तो जिसके चलते जो है उन्होंने क्या काम करा कि इनके ऊपर एक कानून बना दिया, आर्टिकल बनाया कि आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता है और फिर वापस आ गए हैं, यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर जो लोग पाकिस्तान गए थे और उसके बाद वापस आ गए हैं तो उनको क्या है, उनको जो है 6 माह के अंदर, यानी कि 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पर मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये बात आ गया आपके आर्टिकल 7 में, ठीक है, आर्टिकल 7 में, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 8 की, ठीक है। अब हम बात किसकी करते हैं, आर्टिकल 8 की बात करते हैं, ठीक है। ये डेट जरूर याद रखना है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है, बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल, आर्टिकल 8, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भारत से बाहर, या क्या है यहाँ पर, भारत से बाहर रह रहे बच्चों के
लिए नागरिकता, नागरिकता भारत से बाहर रह रहे बच्चों के लिए नागरिकता, परंतु एक शर्त है इसके, उनके माँ बाप यानी कि उनके माता पिता भारतीय हो, उनके माता पिता भारतीय हो। मतलब समझो इस बात को कि भारत से बाहर रह रहे बच्चों के लिए नागरिकता। जैसे मान के चलिए हम लोग हैं, ठीक है, हम अगर बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए हम लोग हैं, ठीक है, हम अगर अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या अब हम अमेरिका के थोड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे माता पिता जो है वो कहाँ के भारतीय हैं, तो हमारी नागरिकता कहाँ की होगी, भारतीय। तो जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं उन लोगों की नागरिकता किस में दी गई है, आर्टिकल 8 में, परंतु उनके माता पिता होने चाहिए, उनके माता पिता भारतीय होने चाहिए, इसके ऊपर बात की गई है, ठीक है। फिर आपका क्या है, भारत से बाहर रह रहे लोगों के बच्चे, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, ठीक। अब मैं अगर अमेरिका में रह जाऊँ, मैं अगर अमेरिका में चला जाऊँ, ठीक है, और अमेरिका में जाने के बाद में वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर मेरे बच्चे का जन्म हो और हमारे माता पिता जो है वो कहाँ के रह रहे हैं, वो भारत के, और हमारी नागरिकता भी कहाँ की है, भारत की, ठीक है। तो परंतु हमारी नागरिकता अगर हम चाहे कहीं भी रह रहे हैं, सपोज करो कि हम जो है, जैसे हम यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है यहाँ से, एक परसेंट कोई भी मान लीजिए, जैसे मैं हूँ, अगर कहीं भी जाता हूँ, अमेरिका वगैरह अगर जा रहा हूँ, और वहाँ पर हम लोग गए, ठीक है, और वहाँ लोग जाने के बाद में जो है अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो वहाँ पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ का नागरिक हो जाएगा वो अमेरिका का, ठीक है, क्योंकि हमारी नागरिकता कहाँ की है, भारत की, ठीक है, हमारी नागरिकता कहाँ की, भारत की। तो फिर उसके बच्चे मतलब हमारे बच्चे की नागरिकता कहाँ की होगी, वो भी कहाँ की होगी, भारत की होगी। तो उसमें है भारत से बाहर रह रहे बच्चों के लिए नागरिकता, यानी कि उनके माता पिता की क्या हो, नागरिकता वो भारतीय होनी चाहिए, उनकी नागरिकता कैसी होनी चाहिए, भारतीय, ठीक है। अब इनमें आगे है आपका आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता लेने पर। इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त, ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 9 में कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी समाप्त, ठीक है भाई। यानी विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता कैसी हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उस भारतीय नागरिकता अपने आप ही हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब जो है इसमें एक आर्टिकल है, बहुत प्यारा आर्टिकल है, आर्टिकल 10। ये एक आर्टिकल ही मुझे अच्छा लगता है, केवल आर्टिकल 10 इसमें, यानी कि जितने भी आर्टिकलों की हम बात करें संविधान में, तो संविधान में मुझे इन सारे आर्टिकलों में जो है ना, जहाँ 11 तक की बात करें तो आर्टिकल 10 मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्यों लगता है प्यारा, देखिए आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में सीधा ये कहा गया है कि नागरिकता, किसी व्यक्ति की नागरिकता जब तक बनी रहेगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई अन्यत्र कार्य न कर दे, ठीक है। यानी कि किसी मतलब भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई अन्यत्र कार्य न करते, और अगर अन्यत्र कार्य कर देगा उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। ऐसा समझिए, ये आर्टिकल बहुत प्यारा है। अगर ये आर्टिकल ऐसा बना हुआ नहीं होता ना, आर्टिकल 10 नहीं होता, तो सपोज करो जैसे कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, ठीक है, जनता पार्टी ने उसके सामने विपक्ष बना, तो सीधी बात है, फिर तो कांग्रेस वाले लोग जो हैं, जो भी सामने उठ क्या करता, एकदम उसी की क्या कहते हैं नागरिकता समाप्त कर देते, ठीक है। तो ना तो कांग्रेस में किसी कोई और बड़ा नेता बनता, ना फिर भाजपा में कोई बड़ा नेता बनता, यानी किसी भी पार्टी में कोई राजनीतिक मतलब पार्टी का नेता नहीं बन पाता, ठीक है। उससे क्या होता है, जो भी आदमी किसी सरकार के सामने आया करता, जो भी आदमी सरकार के सामने कोई सवाल खड़ा करता, डायरेक्ट उसकी नागरिकता खत्म, चलो भाई इसकी नागरिकता खत्म, ठीक है, सीधा कार्य करता है, चलो इसकी नागरिकता खत्म करो। परंतु अब क्या गया, उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति नागरिक तब तक रहेगा जब तक कोई अन्यत्र कार्य, यानी कि आप किसी व्यक्ति की नागरिकता जब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक उसने कोई अन्यत्र कार्य नहीं किया हो, मतलब संविधान का विरोध ना किया हो, उसने कोई विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण ना करी हो, अपनी स्वेच्छा से त्याग नहीं दिया हो, ये 3 प्रकार से उसकी नागरिकता है। या किसी देश का विदेशी देश जो अगर कोई शत्रु देश है तो उसकी सहायता ना की हो,
ठीक है। अगर वो सत्य देश की सहायता करता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 10 में क्या है, किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई अन्यत्र कार्य ना कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा आर्टिकल है जिसकी हम बात करते हैं, आर्टिकल 11। हम यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 क्या है, ठीक है, देख लेते हैं वो क्या है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में है नागरिकता का कानून, ठीक है। देखिए नागरिकता संबंधी, नागरिकता संबंधी कानून, कानून संसद द्वारा बनाया जाता है। और संसद में भी एक मंत्रालय होता है जिसमें होता है गृह मंत्रालय। कौन होता है, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो इसमें ये जो बात कही कि नागरिकता के लिए संबंधी कानून जो है वो कौन बनाएगी, संसद के द्वारा। और कौन बनाएगी, गृह मंत्रालय। एक मंत्रालय होता है वो कौन बनाता है, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इनको ध्यान में देखिए, ठीक है, किस तरीके से हमने नागरिकता के आर्टिकलों की बात करी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है जिक्र कि बहुत सारे बच्चों को है आर्टिकल भी समझ में नहीं आते इनके, यानी नागरिकता के आर्टिकल भी समझ में नहीं आते। यानी कि आर्टिकल 6 में क्या किया गया है, आर्टिकल 5 में क्या कहा है, संविधान के प्रारंभ होने से नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल 7 में क्या कहा है, फिर 6 में क्या कहा है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। उसकी डेट याद रखना 19 जुलाई 1948 है, ठीक है। 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए नागरिकता, जिनका आपका आर्टिकल है 1 मार्च 1947, सॉरी डेट है 1 मार्च 1947, ठीक है। उसके बाद में आपके 8 में भारत से बाहर रह रहे बच्चों की नागरिकता, ठीक है, उसके माता पिता नागरिक हों, ये बात याद रखना है। आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी नागरिक लेने पर उसकी नागरिकता समाप्त, ठीक है। 10 में क्या है, नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यत्र कार्य ना कर ले। और 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून संसद के द्वारा कौन करेगा, गृह मंत्रालय कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, आर्टिकल हमारे हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम कब कब और कैसे कैसे बने थे, ठीक है। नागरिकता अधिनियम कब कब बने थे और कब कब उसके लागू हुए थे, ठीक है। तो कितने नागरिकता अधिनियम हैं, ठीक है, कितने नागरिकता अधिनियम है, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कब कब नागरिकता अधिनियम हुए थे। तो देखिए हम बात करते हैं, अगर नागरिकता अधिनियम यानी क्या था, सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। उसके बाद में लगातार संशोधन हुए हैं, लगातार संशोधन हुए हैं, नागरिकता अधिनियम में लगातार संशोधन है। 86 में हुआ है पहला संशोधन, 1986 में, फिर 1992 में, ठीक है, 1986 में संशोधन हुए हैं, फिर 1992 में संशोधन हुए हैं, फिर 2003 में संशोधन हुआ है, 2003 में संशोधन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 2003 के बाद 2005 में संशोधन हुआ है, 2005 में संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 2005 में संशोधन हुआ है, 2016 में संशोधन हुआ है, 2016 में और 2019 में, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन बनेगा नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 6 संशोधन हो चुके हैं। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितने, 6 बार संशोधन हो चुके हैं, 6 बार संशोधन। अब वो कौन कौन से हुए हैं, 1986, दूसरा हुआ है 1992, ठीक है, तीसरा हुआ है 2003 और चौथा जो हुआ है आपका हुआ 2005 और पांचवा जो हुआ है वो आपका 15-16 लिख सकते हो, और छठा जो हुआ है वो 2019 में हुआ। तो इतने संशोधन हमारे नागरिकता संशोधन हुए हैं। अब हुआ क्यों है ये, इतने संशोधन हुए क्यों है, इसका भी जिक्र कर लेते हैं भाई, इसका भी जिक्र कर लेते हैं कि इतने संशोधन हुए क्यों हैं, ये संशोधन हुए क्यों है, इसका भी पता चलना चाहिए ना हमको। इसलिए संशोधन हुआ कि जिस टाइम पर संविधान बना था उस टाइम पर हमारे पास यह संशोधन नहीं था, 1955 नहीं था, ये बाद में आया। क्योंकि जब हमने आर्टिकल दिया है कि जन्म से अधिकार, ठीक है, उसका क्या है, जन्म से अधिकार, तो कोई व्यक्ति जो है वो जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकता है, ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता लेता है। या हमने कुछ अधिकार बनाया 1955 में, 1955 में हमें 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। तो ये तो संशोधन हुए, इनमें बात करेंगे अलग अलग, मगर पहले हम बात करने वाले हैं किसमें, 1955 के नागरिकता अधिनियम में। तो हमें पता है कि इस नागरिकता अधिनियम में 1955 में 2 प्रकार के हैं। एक तो हमारा क्या है कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता, और एक तरफ है नागरिकता का त्याग।
एक त्याग। तो ये 3 प्रकार से है और ये कितने प्रकार से है? 5 प्रकार। तो व्यक्ति नागरिकता जो ले सकता है वो कितने प्रकार से ले सकता है? 5 प्रकार से। किस किस से? आप जन्म के आधार पर ले सकते हैं। पहला कौन सा है आपका? पहला कौन सा है आपका? जन्म के आधार पर। दूसरा अगर बात करें तो वंश के आधार पर। और तीसरा अगर बात करें तो पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। चौथा अगर हम करें तो देशीयकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। और पांचवी की हम बात करें तो भूमि अर्जन, भूमि अर्जन के आधार पर। इस प्रकार से हम नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर। अगर हम बात करें त्याग जो है समाप्ति हो सकती है तो बर्खास्तगी, किसके अकॉर्डिंग? बर्खास्तगी के आधार पर हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर स्वेच्छा से होता है, किससे होता है? स्वेच्छा, स्वेच्छा से होता है। और तीसरा जो होता है वो वंचित करने से होता है। किससे होता है? वंचित करने से, वंचित करने से। ठीक है भाई, किससे हो जाता है? वंचित करने से, वंचित करने से। तो हमें ये है नागरिकता जो हमें प्राप्त की जा सकती है वो कितने प्रकार से की जाती है? 5 प्रकार से। और वो कौन सा आपका? जन्म के आधार, वंश का आधार, पंजीकरण का आधार, देशीकरण और भूमि अर्जन। जबकि त्याग जो हो सकता है 3 प्रकार से होता है, बर्खास्तगी, स्वेच्छा और वंचित करने के आधार से। तो हम इनकी बात करते हैं कि इनकी जरूरत क्या है, कैसे इनको प्राप्त कर सकते हैं, या इनमें क्या क्या संशोधन किया गया, सबकी बात करते हैं। आप एकदम डिटेल से बात करते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वंश के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955। ये डाल लेंगे आप लोग सब अपने। ठीक है, हेडिंग क्या है आपका? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, और इसमें पहला जो है हमारा वो है जन्म के आधार से, जन्म के आधार से नागरिकता। ठीक है, देखिए 1955 में बताया गया कि संविधान लागू होने से नागरिकता, संविधान लागू होने से नागरिकता। इसमें बात करा गया संविधान लागू होने से, यानी कि 26 जनवरी 1950। अब समझिए ये क्या है, क्यों संशोधन करने की जरूरत पड़ी। और इसमें 2 संशोधन किए गए। इसमें जो किए गए संशोधन कब किया गया? 1986 में संशोधन किया गया। और फिर जो है दूसरा संशोधन किया गया 1992। ठीक है, ये 2 संशोधन किए गए। अब इनकी जरूरत क्या पड़ी थी? इनकी 1986 और 2003 में, 1992 में नहीं किया था, 2003 में किया गया था, 2003 में। ठीक है, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी? हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी जरूरत क्या पड़ी थी। यानी कि जब संविधान नागरिकता आई तो उस टाइम पर तो हमारे आर्टिकल के आधार पर नागरिकता मिलती थी। मैं उसके बाद में नागरिकता आर्टिकल के आधार पर मिल रही थी तो भी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि नागरिकता आर्टिकल के आधार पर था कि संविधान लागू होने का अधिकार। तो 5 साल पहले से कोई और भी अलग रह सकता है, तो उस चीज़ में भी संशोधन करने की जरूरत पड़ी। और हमारा कौन सा आया? नागरिकता अधिनियम 1955 आया। ठीक है, उसमें हमारा है जन्म के आधार से नागरिकता। तो संविधान लागू होने से नागरिकता। अब क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो जन्म के आधार की बात आई। मतलब ऐसा मान के चलिए क्या हुआ कि पाकिस्तान का लोग है कोई, ठीक है, इसके ऊपर क्यों संशोधन किया गया कि जब लोगों ने कहा कि जन्म के आधार से नागरिकता, यानी कि संविधान लागू होने के बाद अगर किसी आदमी का भारत में जन्म हो जाता है तो भारत का नागरिक होगा। अब आप ये बताइए, जब पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आया घूमने के लिए यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान के व्यक्ति को यहाँ पर घूमने के लिए आया, और घूमने के बाद में जो है, अगर वो घूमने के बाद में क्या हुआ, घूमने के बाद में उसके बच्चे का जो है जन्म भारत में हो गया, तो इसका मतलब तुम सीधी से बात करिए कि उसका जन्म तो भारत में हो गया, तो वो भारत का नागरिक हो गया। तो लोगों ने कहा है यार ये बात तो गलत है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान का कोई आदमी अगर यहाँ पर आया भारत में और उसने वहाँ उसका जन्म हो गया, तो फिर तो सीधे शब्दों में वही हो गया ना कि वो तो भारत का हो गया जिसका जन्म हुआ। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है। उन्होंने गलत है, फिर 1986 में कहा नहीं, अब उसका अगर जन्म होता है उसका मतलब माता और पिता, माता पिता का भारतीय होना जरूरी है। माता पिता का क्या है? भारतीय होना जरूरी है, यानी किसी एक का जो है माता पिता या भारतीय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, माता पिता में से किसी एक का जो है भारतीय होना जरूरी है। मगर उन्होंने फिर सोचा कि अगर माता पिता भारतीय अगर होंगे, अगर एक भी व्यक्ति अगर माता पिता के आधार पर अगर भारतीय होंगे तो सपोज करो क्या होगा कि उसकी माता जो है यानी माता पिता अगर भारतीय है तो, ठीक है, सीधे शब्दों में अगर बात करें कि माता पिता अगर भारतीय होंगे, उनमें से कोई से एक भी अगर भारतीय होगा तो उनको क्या है नागरिकता मिल जाएगी। परंतु उसमें भी संशोधन किया कि इससे भी क्या है विभेद पैदा हुए कि माता पिता भी नहीं। मगर फिर बाद में 2003 में इसमें संशोधन किया गया और 2003 में कहा केवल माता,
किसे कर दिया गया? केवल माता, यानी कि माता जो है वो क्या होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए। अगर उसकी माता अगर भारतीय है, अगर उसकी माता अगर भारतीय है तो उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी? वो मिल जाएगी भारत की। और उसका जन्म अगर संविधान लागू होने के बाद में और 2003 के बाद हुआ है, और उसकी 2003 के बाद में अगर माता उसकी जो है वो क्या है, वो भारत में की नागरिकता है उसके पास, तो वो माता की नागरिकता के आधार पर भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम सब जो है, हमारे माता पिता जो है जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और हमारी माता जो है वो कहाँ की है? भारत की है। तो एक तो हमारा हो गया यहाँ से ये, ठीक है। अब क्या होता है वंश के आधार पर? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वंश के आधार पर, ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ बात करते हैं वंश के आधार पर। दूसरा क्या होता है? वंश के आधार पर नागरिकता। अब वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब क्या होता है? वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत या भारत में विवाह किया हो, भारत या भारत में विवाह किया गया हो। इसका मतलब पहले जो था वो पहले क्या था कि भारत और भारत में विवाह किया गया हो, उसकी क्या होगी? नागरिकता होगी। ठीक है, वंश के आधार पर। तो इसकी डेट क्या थी आपकी? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस टाइम पर जो था वो क्या था? पिता। इस टाइम पर क्या था? पिता भारतीय होना चाहिए, उसको मिल जाएगी नागरिकता। परंतु इसमें भी संशोधन किया गया, उन्होंने कहा हम कोई पीछे तो नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने 1992 में माताओं ने कर दिया स्ट्राइक, यानी महिलाओं ने स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने कहा कि अब माता के आधार पर जो है, अगर माता का और किसी का वंश होता है तो माता के आधार पर वंश चलेगा। ठीक है, किसके आधार पर चलेगा? माता के आधार पर वंश पर चलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। वंश के आधार पर क्या हो सकता है? 1992 में इसमें संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं तीसरी, अगर हम बात करते हैं फिर पंजीकरण के आधार पर। देखिए, मैं आपको केवल शॉर्ट डाटा बता रहा हूँ जिससे कि आपको आराम से एग्जाम में बातें मिल जाए। ठीक है, एग्जाम में बातें डायरेक्ट आपको मिल जाए। तो आपका क्या है? आपका पंजीकरण के आधार पर। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार, उन्होंने कहा कि पंजीकरण के आधार पर किनको मिलेगी? ठीक है, तो उन्हें मिलेगी एक तो वो व्यक्ति विवाह जिन्होंने भारत में विवाह कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने भारत में विवाह कर लिया है उनके आधार पर। फिर दूसरा है कि पंजीकरण आवेदन वो 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, यानी कि पंजीकरण आधार पर क्या कर सकता है? दूसरा कि पंजीकरण से नागरिकता लेने से पहले वह 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो पंजीकरण आधार पर नागरिकता ले लेगा। जैसे कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी इसी आधार पर आते हैं, यानी कि भारतीय लोगों के नाबालिग बच्चे जो आते हैं वो भी इसी के आधार पर आते हैं, वो भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लेते हैं। जो हम बताते हैं ना मूल निवास जब बनवाते हैं तो वो भी हम किस पर आधार पर लेते हैं? पंजीकरण के आधार पर। हम लोग पंजीकरण कराते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं। तो भारतीय लोगों के नाबालिग बच्चे भी इसमें आते हैं। विवाह के आधार पर नागरिकता हो जाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने भारत में आकर विवाह कर लिया है, परंतु वह 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता जो है यहाँ पंजीकरण के आधार पर हो जाएगी। अब वो जिक्र करता है गृह मंत्रालय की, जरूरी नहीं है कि वो उनको नागरिकता दे ही देगा पंजीकरण आधार। जैसे बहुत सारे लोग जो है नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नागरिकता कर सकते हैं, परंतु उसका डाटा भी तो किया जाएगा ना, उसका डाटा भी तो चेक किया जाएगा बहुत सारा कि उसने वो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, जब जाकर उसको मिलेगा। जैसे कि सपोज करिए, इस बात को ऐसा नहीं ऐसा समझते हैं, नॉर्मल तरीका समझते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है हमारा? नॉर्मल तरीका समझने का ये है, जैसे कि आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। आईएएस बनने के लिए क्या है? ग्रेजुएशन जरूरी है। तो क्या सभी ग्रेजुएशन करने वाले आईएएस हो सकते हैं? नहीं ना। क्या सभी ग्रेजुएशन करने वाले आईएएस हो सकते हैं? भाई आईएएस करने के बाद इंटरव्यू देना है, रिजल्ट देना, मतलब प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, जब जाकर आईएएस बनेंगे। समझ गए नहीं? जांच पड़ताल होगी ना कि क्या वो उस पोस्ट के लिए मतलब फिलफिल है या नहीं है। तो इसी तरीके से हाँ, ये जरूरी है कि ग्रेजुएशन वाला ही आईएएस बनेगा, यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो क्वालिफिकेशन है। तो इसी आधार पर अगर हम बात करें पंजीकरण आधार पर, हाँ, प्रत्येक पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को नागरिकता थोड़ा मिल जाएगी, परंतु उसका डाटा देखा जाएगा कि भारत में 7 वर्ष पूर्व से रह रहा है, उसके ऊपर कोई क्राइम तो नहीं कर रखा। ठीक है, उसने जो विवाह किया है वो किसी आधार से तो नहीं किया, धर्म उर्म के आधार से तो नहीं किया, ठीक है, किसी मंशा से तो नहीं किया उसने विवाह, तो ये भी देखा जाएगा। तो जब सारी चीज़ जांच हो जाएंगी तो जब जाकर उसको पंजीकरण के आधार पर गृह मंत्रालय जो है उसको नागरिकता देगा। ठीक है, उसके बाद अगर करते हैं तो हम करते हैं देशीकरण। क्या होता है? देशीकरण। चौथा जो प्रकार होता है वो हमारा कौन सा होता है? देशीकरण होता है। चौथा जो प्रकार होता है वो हमारा कौन सा होता है? देशीयकरण
के आधार पर। अब देशीयकरण आधार पर मतलब क्या होता है इसे समझिए। देशीयकरण के आधार पर क्या होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हैं विदेशी, भारत भूमि से बाहर के हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है, परंतु उन्होंने देश हित में कला साहित्य विज्ञान, पहली बात क्या है कि उन्होंने कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो है भारत में योगदान दिया। जय अदनान सामी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भारत में योगदान दिया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश के हैं, जो पाकिस्तान के हैं या और देशों के भी हैं, उन्होंने भारत में अगर योगदान दिया है कला साहित्य विज्ञान, ठीक है, तो उनको क्या है देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। बशर्ते उनकी भी एक शर्त होती है, उन्हें 10 वर्षों से भारत में निवास किया हो, ठीक है। तो 10 वर्षों में याद रखना आपको कि देशीकरण के आधार पर कितना हो जाएगा, 10 वर्षों से भारत में उन्होंने क्या करा हो, निवास किया हो, ठीक है। परंतु उन्होंने किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपना योगदान भारत में दिया हो, ठीक है। कहाँ पर दिया हो, भारत देश में दिया हो। फिर तीसरी बात क्या है, वह भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान रखता हो, तो इसमें बात हो गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, ठीक है, भारतीय भाषा का विज्ञान कला साहित्य में योगदान दिया हो, और वह 10 वर्षों से जो है भारत में इस चीज़ के लिए योगदान कर रहा हो, भारत में रह रहा हो। तो इसे कहते हैं हम देशीकरण के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आपका हो जाएगा भूमि अर्जन के आधार पर। क्या हो जाएगा आपका, भूमि अर्जन के आधार पर। क्या हो जाएगा आपका, भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर, ठीक है, भूमि अर्जन के आधार पर। ये क्या होता है, जब किसी क्षेत्र को या जब किसी भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाता है, जब किसी भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाए, तो वहां के नागरिकों को स्वतः ही क्या मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि सिक्किम वाला केस था। सिक्किम जो था पहले हमारे अधिकार में नहीं था, परंतु जैसे ही सिक्किम जो है भारत के अधिकार में आया, अब सिक्किम में रहने वाले लोगों को जो है नागरिकता मिल गई स्वतः, ठीक है। सिक्किम पहले जो है भारत के अधिकार में नहीं था, पहले किसके अधिकार में, तिब्बत के अधिकार में था, परंतु जैसे ही भारत के अधिकार में आया उसे स्वतः जो है भारत की नागरिकता मिल गई। ऐसा मान के चलिए बांग्लादेश की भूमि है, ठीक है, बांग्लादेश में अभी सीमा समझौता हुआ, तो कुछ हिस्सा जो है भारत में मिला है और कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ मिला है, वो कुछ हिस्सा भारत में मिला और कुछ हिस्सा जो है वो आपको भारत का वहाँ गया है। तो जो हिस्सा भारत में आया है, अगर वहाँ पर लोग अधिवास करते थे या निवास करते थे, तो वहाँ के लोगों को जो है भारत की नागरिकता ऐसी मिल जाएगी। ना उन्हें देशीकरण करने की जरूरत, ना उन्हें पंजीकरण कराने की जरूरत है, ना देशीकरण करने की जरूरत है, ना आपको बंध की जरूरत है, किसी भी चीज़ की उसमें जरूरत नहीं है, उनको केवल भूमि अर्जन से नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे हमारी 5 प्रकार की नागरिकता, ठीक है। हाँ, किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। ये तो था हमारा 5 प्रकार से नागरिकता, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम देखते हैं नागरिकता का समापन किस चीज़ से किया जाता है। तो नागरिकता का समापन जो किया जाता है वो 3 चीज़ से किया जाता है। एक तो होता है हमारा समापन जो किया जाता है वो 3 प्रकार किया जाता है। एक तो बर्खास्तगी, क्या होती है, बर्खास्तगी होती है। दूसरी जो होती है वो होती है स्वेच्छा होती है। दूसरी क्या होती है आपकी, स्वेच्छा। और तीसरी जो होती है वो वंचित होती है। तीसरी क्या होती है, वंचित करने पर। तो अब ये देखिए वो 3 प्रकार क्या होते हैं जिससे हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता की समाप्ति क्या होती है, बर्खास्तगी क्या होती है, स्वेच्छा क्या होती है और वंचित के आधार पर क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो हम देखते हैं क्या होती है। अगर भारत का नागरिक अगर किसी भी अन्य विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको क्या कर देते हैं, बर्खास्त करते हैं। यानी कि भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी किससे,
भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वेच्छा से क्या होता है, यानी कि वह कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकता है, नागरिकता त्याग सकता है। बस शर्त एक होनी चाहिए, क्या, पूर्ण आयु कर ली हो उनने, यानी क्या कर ली हो, पूर्ण आयु कर ली हो, और दूसरा मानसिक रूप से स्वास्थ्य हो। यानी किस रूप से, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई पागल आदमी है और उसने आके कह दिया कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाह रहा हूं, तो उसकी बात जो है मान्य नहीं होगी। मगर क्या होना चाहिए, वह स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ। ऐसा नहीं कि पागल है, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, या उसको मतलब कोई भी बीमारी है और उसके उस टाइम पर वो इस बात को बोल देता है। या फिर कोई बच्चा है, ठीक है, मान के चलिए कोई बच्चा है, उन्ना पूर्ण आयु की नहीं है, अपनी आयु जो है व्यस्क आयु न कहीं नहीं है, और कोई बच्चा और कह रहा है मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाह रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि वो नागरिकता स्वयं छोड़ देगा, क्योंकि अभी तो पूरी तरीके नागरिक नहीं बना। क्योंकि जब वो व्यस्त होगा जब भी तो नागरिक बनेगा, जब वो है आयु पूरी कर लेगा जब तो नागरिक बनेगा। मगर क्या वो व्यस्त हो गया तो अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है, और वह मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ। ठीक है, क्योंकि ये बातों का पता नहीं होता सभी को जनरली, ये सभी बातों को जनरली इन बातों का पता नहीं होता। इस वजह से कुछ बच्चों को ऐसा रहता है स्वेच्छा का मतलब कोई भी कर सकता है। ठीक है, वंचित रहने का मतलब है देश के हित विरुद्ध में। वंचित का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर देश के विरुद्ध किसी शत्रु देश की अगर सहायता की हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर शत्रु देश कोई भी है, अगर उससे अगर किसी ने उसकी सहायता करी, या देश के विरुद्ध कोई रणनीति न थी करी, या देश में ही देश विरोधी नारे लगा रहा है, ठीक है, देश विरोधी नारे लगा रहा है, तो उस समय पर क्या होगा, उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो हम तीन प्रकार से जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक हमारी होती है बर्खास्त की, एक होती है हमारी स्वेच्छा, और तीसरा होता है वंचित। ठीक है, बर्खास्त में क्या होता है, भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा भारतीय नागरिकता से। ठीक है, स्वेच्छा क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर सकता है। शर्त दो है, उनने पूर्ण आयु कर रखी है और मानसिक रूप से वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, वंचित कब किया जाता है, जब कोई देश के विरुद्ध संविधान का अपमान कर रहा हो और देश के विरुद्ध जो है नारे लगा रहा हो, देश की अपमान कर रहा हो। फिर दूसरा दूसरा क्या है, शत्रु देश का साथ दे रहा हो, जैसे कि हमारा कोई भी शत्रु देश है उसका जो है साथ दे रहा हो। तो अभी आपने सीखा है 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 सीखा है, जिसमें हम नागरिकता त्याग प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब हम जो जिक्र करने वाले हैं वो तीन पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है हमारा एनआरआई, एक हमारा होता है पीआईओ, और तीसरा होता है ओसीजी। ठीक है, क्या होता है, एक हमारा एनआरआई होता है, एक आपका होता है पीआईओ, और तीसरा होता है ओसीआई। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, इनको जरा जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं कि क्या होते हैं, इनको जल्दी देख लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो हम एक करते हैं एनआरआई। ठीक है, एनआरआई देखते हैं। एनआरआई की पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको क्या होती है। ठीक है, एनआरआई क्या होता है, इसे कहते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन, यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडिया का मतलब होता है अनिवासी भारतीय। क्या होते हैं ये, अनिवासी भारतीय, ये होते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, वित्त वर्ष में, इसकी एक शर्त होती है, वित्त वर्ष में कम से कम 183 दिनों, ये बात याद रखनी है, कम से कम 183 दिनों। ठीक है, वो अन्य देश में रहे, उन्हें क्या कहा जाएगा, एनआरआई कहा जाता है। यानी कि अनिवासी भारतीय कौन होते हैं, वित्त वर्ष में कम से कम कितने, 183 दिन जो हैं वो अन्य देश में रहे हों। फिर इनको एक बात और होती है, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि इनको वोट देने का अधिकार है क्या। ठीक है, तो इनको वोट देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, जो आय, यानी ऐसी आय जो भारत में अर्जित हो, भारत से अर्जित हो, उस पर ये टैक्स भी देते हैं, उस पर कर देने का अधिकार भी होता है, अधिकार।
ठीक है भाई, तो इतनी बात हम समझ गए हो। एनआरआई का मतलब क्या होता है, वित्त वर्ष में कम से कम वो 183 दिन अन्य देश में रहे हों, उन्हें एनआरआई कहते हैं, अनिवासी भारतीय कहते हैं। इनको वोट देने का अधिकार होता है चुनाव में। और ऐसी आय जो भारत में इन्होंने अर्जित की हो, ऐसी आय जो इन्होंने भारत में अर्जित की हो, उस पर इन्हें कर देने का भी अधिकार होता है। तो ये हमारा हो गया है एनआरआई वाला पॉइंट। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, अपना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं पीआईओ। पीआईओ क्या होता है? पीआईओ क्या होता है? पीआईओ क्या होता है, समझिए इसको। पीआईओ क्या होता है? पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्लियर? इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है। इसका मतलब होता है आपका भारतीय मूल का व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय मूल का व्यक्ति। समझ पा रहे नहीं? भारतीय मूल का व्यक्ति, इसकी क्या शर्त है? इसकी शर्त है कि ऐसा व्यक्ति जो जन्म से भारत देश में तो हो किंतु भारत में नहीं रहता हो। यानी ऐसा व्यक्ति, हम इसको लिख दे, परिभाषा लिख देते, चलो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो किंतु भारत में नहीं रहता, उन्हें क्या कहते हैं आप? भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है, जैसा हमारे जो हैं अभी अमेरिका के जो, ऐसा मान चलिए अमेरिका में बहुत सारे ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो हमारे उच्च पदों पर हैं। जैसे ऋषि मुनि को आपको ले लीजिए, ठीक है, ब्रिटेन में आप ले लीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको हमने भारत ब्रिटेन में देखने को मिला है, जो भारतीय मूल के लोग जो हैं वहाँ की संसद, वहाँ की कैबिनेट में पहले से ही जो है उच्च पदों पर हैं। क्या उनका जन्म तो भारत में हुआ परंतु वो भारत में रह नहीं रहे। यानी ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म जो है भारत में हुआ है परंतु किंतु भारत में नहीं रहते, या उनका निवास जो है भारत में नहीं है, वो लोग रहेंगे। ठीक है, इसमें मतलब वो कहाँ पर होंगे? ठीक है, ये देख लीजिए कि वो किन किन देशों में रहते हों, उनकी बात कर लेते हैं। जितने भी भारत के पड़ोसी देश होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला होता है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें भूटान, चौथा देखें अगर नेपाल, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल हमारा हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, क्या हो गया? श्रीलंका हो चुका है, फिर चीन हो चुका है। ठीक है, इनके अतिरिक्त यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, इसके अतिरिक्त जो है वो किसी भी देश में जो है उन्होंने वो रहते हो, यानी इसके अतिरिक्त जो है वो किसी भी देश में रहते हो। ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अरे बात समझे, वो इसी के अंतर्गत जो है माने जाएंगे। ठीक है, वो कौन माने जाएंगे? पीआईओ माने जाएंगे। मगर मैं आपको बताने वाली बात बता दूं, क्या इसको 2015 में, आई थिंक, हाँ 2015 में, यानी कौन सी डेट थी? शायद 15 जनवरी, यानी 2015 को जो है इसको समाप्त कर दिया गया, पीआईओ को समाप्त कर दिया, और समाप्त करके कहाँ रख दिया गया? ओसीआई में समाप्त कर दिया गया, शामिल। किस में कर दिया गया? ओसीआई में। यानी 2015 में जो है पीआईओ जो है समाप्त कर दिया गया और ओसीआई में रख दिया गया, ओसीआई के साथ मिला दिया गया। और ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज का मतलब होता है भारत में समुद्री पारीय नागरिक। तो अब ये समुद्री पारीय तो हो गए, क्योंकि भारत के बाहर तो रह नहीं रहे, भारत के पड़ोस में तो रह नहीं रहे, ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, इनमें तो रह नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है? इनसे बाहर लोग रह रहे हो। क्या रह रहे हो? इनसे बाहर। अगर अच्छा बांग्लादेश रह रहा है, इसमें बांग्लादेश भी लिख लो, बांग्लादेश। तो ये आप पता चले इन देशों से वो बाहर, यानी कि भारत के पड़ोस में न रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, तो उनको क्या कहेंगे हम? पीआईओ कहेंगे। परंतु 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया और किसके साथ मिला दिया गया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत में समुद्री पारीय नागरिक। अब देख लेते हैं ये क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं फुर्ती से क्या होता है ये। ओसीआई क्या होता है?
OCI क्या होता है? OCI क्या होता है? OCI को कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे कहते हैं भारत में समुद्री पार भारतीय, क्या कहते हैं? भारत में समुद्री पारीय भारतीय, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं भारत में समुद्री पारीय नागरिक, या भारतीय ने कहेगा नागरिक शब्द अच्छा है यहाँ पर, क्या कह सकते हैं? नागरिक, भारत में समुद्री पारीय नागरिक, ठीक। इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत जो की गई थी 1947 के बाद में की गई थी, ठीक है। यानी ऐसे क्षेत्रों को 1947 वाले में कहा जाता है। मगर आप इस बात को समझिए, इसमें कौन लोग आते हैं। मैं बेसिक बिल्कुल फंडा बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल, ठीक है। क्या कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत नागरिक बनने की योग्यता रखते हो। यानी कि पहली बात क्या है, इसमें कौन शामिल करेंगे? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखते हो। एक बात तो ये 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। फिर ऐसे क्षेत्रों से संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंग बने थे। यानी इनका संबंध किनसे है? जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंग बने थे, ठीक है। भारत के अंग बने थे, यानी जो ऐसे क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए वो क्या? जो 15 अगस्त, यानी या तो भारत में के नागरिक हों, या तो वो व्यक्ति क्या हो OCI वाले भारत के नागरिक हों, या फिर ऐसे हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंग बने हो, उनसे संबंध हो उनका, ठीक है। या तीसरी बात यह है कि 1955, एक आपने नाम सुना 1955 में धारा 7 है। 1955 की धारा क्या है? 7। 1955 में धारा 7 में जिस प्रकार से नागरिकता ली जाती है जिन व्यक्तियों को, यानी कि जो धारा 7 में जिन व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है, यानी कि 1955 में धारा 7 में जिन व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है, या तो उनके वो यानी क्या हो, ऐसा मान चलो पोता या पोती हो, नाती या नातिन हो, यानी कि या तो पोता या पोती हो, या नाती या नातिन हो, या बेटा या बेटी हो, तो ये बात याद रखनी है। यानी कि जो व्यक्ति 1955 की धारा 7 में नागरिकता लेते हैं, उन व्यक्तियों के पोता पोती, नाती नातिन या बेटा बेटी अगर हैं तो वो भी किस में काउंट होंगे? OCI में काउंट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके सामने NRI, PIO या OCI को हमने कवर किया है, ठीक है। और भारत की नागरिकता क्या होती है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में आपका CA के बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट क्लास होगी क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कहानी है, उसको पूरी कहानी के साथ बताएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम कुछ आगे हैं, और आपके ही उस लाइक से, जो आप लाइक करते हो उसी लाइक से जो है हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और अच्छे से अच्छा डाटा जो है, अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।